वहां पे हम लोग जेई वालों का जेई का हम लोग पढ़ेंगे और नीट वाला नीट का पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। अच्छा देखो, अब हम लोग देखते हैं बफर सोल्यूशन। तो बफर सोल्यूशन का मतलब हमने पहले बता दिया कि ऐसा सोल्यूशन जो अपने पीएच को चेंज ना होने दे, तो दैट इज बफर सोल्यूशन। देखो, अ सोल्यूशन विच रजिस्ट द चेंज इन इट्स पीएच वैल्यू ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग, ओके, बहुत समय तक, लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब कई दिनों तक, ऑन डाइल्यूशन पानी डालने के बाद, ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड और बेस इज नोन एज बफर सोल्यूशन। फिर से पढ़ लो कि बफर सोल्यूशन क्या होता है। बोला जा रहा है कि ऐसा सोल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन इट्स पीएच, वो क्या कर, रेजिस्ट करना मतलब रोकना, अपना इन इट्स पीएच, अपना पीएच चेंज होने से रोकता है। ऐसा सोल्यूशन जो अपना पीएच चेंज होने से रोके, कब, जब लंबे समय तक वो खड़ा हो, लॉन्ग स्टैंडिंग, अगर कई दिनों तक रखे रहोगे तो भी उसका पीएच चेंज नहीं होगा। दूसरा चीज ऑन डाइल्यूशन, अगर उसमें पानी डालो तो भी उसका पीएच चेंज ना हो। तीसरा चीज ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड, एसिड डालो थोड़ा सा क्वांटिटी में तो भी चेंज नहीं होगा, और अगर थोड़ा सा क्वांटिटी में बेस डालो तो भी ऐसा उसका पीएच चेंज नहीं होगा। तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बफर सोल्यूशन। तो बफर सोल्यूशन आर द दोज सोल्यूशन विच resist to change in its pH even after adding the small amount of acid, base, or that is dilution. Dilution means addition of water, or even you can say long standing for so many hours, so it will not change its pH. That is what is known as buffer solution. क्लियर हो रहा है आप लोगों को बफर सोल्यूशन? मनमीत, हाँ। दूसरा चीज इसी का एक और डेफिनेशन बोला है कि अ सॉल्यूशन विच रिजर्व्स इट्स एसिडिटी और एल्कलाइनिटी इज नोन एज बफर सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो अपनी एसिडिटी को, जो एसिडिटी पावर है या एल्कलाइनिटी पावर है, बेसिसिटी, एल्कलाइनिटी मतलब बेसिसिटी, तो जो भी एसिडिटी या बेसिसिटी जो भी उसकी पावर है उसको क्या करता है, रिजर्व करता है, चेंज होने नहीं देता है। तो उस सोल्यूशन को भी हम लोग बफर सोल्यूशन बोलते हैं। कि अगर कोई ऐसा सोल्यूशन है जो अपने एसिडिटी की वैल्यूज को और आपका बेसिसिटी वैल्यूज को चेंज होने से बचा ले, तो दैट सोल्यूशन इज नोन एज बफर सोल्यूशन। आगे क्या बोला जा रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सोल्यूशन टू एनी चेंज इन इट्स पीएच वैल्यू इज नोन एज बफर एक्शन। फिर से देखो ये वाला पॉइंट, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सोल्यूशन, जो आपका बफर सोल्यूशन है उसका रेजिस्टेंस जो होता है पीएच चेंज के लिए, इन टू एनी चेंज इन इट्स पीएच वैल्यू इज नोन एज बफर एक्शन। तो बफर एक्शन क्या है कि जो रेजिस्टेंस किया जाता है ना, जो रेजिस्टेंस किया जाता है पीएच चेंज में, दैट इज व्हाट इज नोन एज बफर एक्शन। अब हमारे पास ये बफर सोल्यूशन के बाद जो हेडिंग आता है वो है टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन। टाइप्स ऑफ, और टाइप्स ये सब इंपॉर्टेंट है, आपका जेई और नीट के लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है, और इंटरमीडिएट के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट है ये जेई नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, या उसके बाद भी कुछ हायर क्लासेस में जाएंगे तो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है, बफर सोल्यूशन ऑफ डिजायर पीएच आर टू टाइप्स। दो टाइप के होते हैं जो बफर सोल्यूशन जो डिजायर पीएच में होते हैं, दो टाइप के होते हैं, या तो एसिडिक बफर सोल्यूशन होगा या तो बेसिक बफर सोल्यूशन होगा। ठीक, अब देखो डेफिनेशन एसिडिक बफर सोल्यूशन का तो एकदम इजी है, बेसिक बफर सोल्यूशन का, लेकिन जो हमारा दिक्कत करता है कि इसको जब क्वेश्चन अप्लाई करोगे तो वहां पे दिक्कत होगा। तो अभी एसिडिक बफर सोल्यूशन देखो, अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स साल्ट, है ना, अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स साल्ट, नो, एंड इट्स साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इज नोन एज एसिडिक बफर। अब इसको मतलब समझाते हैं। देखो ये है आपका वीक एसिड, एसिटिक एसिड वीक एसिड है, और इसी का मैंने साल्ट लिया है, और इसी का साल्ट, अब मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स साल्ट। लेकिन ये जो साल्ट बना है, ये जो साल्ट, अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, ये जो साल्ट बना है बताना, जगह थोड़ा सा हमने नहीं बनाया है क्या इसमें, ओहो, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो, अब आप लोग बताना, CH3COONA, ये साल्ट है, लेकिन ये साल्ट ऑफ क्या है,
साल्ट ऑफ क्या है? वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस किसका है? स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, ठीक, वीक एसिड। डियर स्टूडेंट ध्यान से समझो, अब मतलब स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, कहने का मतलब कि आपने क्या लिया, CH3COOH लिया और आपने क्या लिया, एक NaOH लिया, तो ये वीक एसिड हो गया और स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो यहां से वीक एसिड से तो H निकलेगा और यहां से क्या लिखेगा OH, तो क्या हो जाएगा -H2O हुआ, तो बन के क्या निकला CH3COONA। तो ये अब इसका डेफिनेशन मैं बताता हूं एसिडिक बफर का, ठीक है, एसिडिक बफर, ध्यान से समझ लो एसिडिक बफर का सोल्यूशन क्या है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ, क्या है ये, मिक्सर है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ किसका है, वीक एसिड, नो वीक एसिड, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड क्या है, ये तो वीक एसिड हो गया, एंड इट्स साल्ट, ठीक है, विथ इट्स साल्ट विथ क्या लिख सकते हैं, वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस, इज साल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्या है CH3COOH प्लस हमारे पास क्या है CH3COONA, तो ये जो मिक्सर होगा, ये जो एग्जांपल है, व्हाट इज दिस एग्जांपल, व्हाट इज दिस मिक्सचर ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या क्या बफर सॉल्यूशन है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन या नहीं है, ये बताओ। एसिडिक बफर सॉल्यूशन, हाँ एसिडिक बफर सॉल्यूशन, वेरी गुड। अब हम इसको पूछते हैं किसी से, देखते हैं कोई अच्छे से डिफाइन करे तो, कोई अच्छे से डिफाइन करे तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन को, बताइए एसिडिक बफर सॉल्यूशन को। मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इनटू दैट एसिडिक, हाँ स्ट्रॉन्ग बेस है, पागल हो गया, ये स्ट्रॉन्ग बेस है क्या, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, इट्स साल्ट, देखो क्या लिखा गया है, देखो पहले इट्स अ मिक्सचर ऑफ, यहाँ पे क्या है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स साल्ट, ये इसी का साल्ट होना चाहिए, देखो है ना, एसिटिक एसिड का ही साल्ट है, लेकिन ये किससे बना है, विथ स्ट्रॉन्ग बेस से बना है NaOH, यहां से देखो, यहां से बात समझ में आ रही है, फिर से तुम पढ़ो, स्लाइड को पढ़ो तो ज्यादा समझ में आएगा, यहाँ पे स्लाइड को आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखिए क्या बोला है, अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, नो प्रॉब्लम, एंड इट्स साल्ट, उसी का साल्ट हो गया, और जो साल्ट है साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ है, इज नोन एज एसिडिक बफर। तो ये हो गया आपका एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या है, सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट NaH2PO4 प्लस H3PO4, ये हो गया, और ये वाला साल्ट पहले दिया है, फिर बाद में एसिड, ये H3PO4 वीक एसिड है, और ये क्या है, ये साल्ट है, ठीक है, साल्ट ऑफ वीक एसिड विथ किसके साथ है, Na है, मतलब विथ स्ट्रॉन्ग बेस, विथ स्ट्रॉन्ग बेस। इसी तरीके से है ना Na2CO3 ये साल्ट है, और ये क्या है, वीक एसिड है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो ये वीक एसिड है। तो इस तरीके से आप इसको याद करेंगे। बोरेक्स टेट्राबोरिक एसिड, है नो, पैथेलिक एसिड पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, है नो, पैथालेट पोटेशियम हाइड्रोजन पैथालेट, सिट्रिक एसिड सोडियम सिट्रेट, ये सारे एग्जांपल इंपॉर्टेंट हैं, हम पहले बता दे रहे हैं, एंड दैट टू यू नीड टू मेमोराइज। मेमोराइज क्या करना है, बार बार देखोगे तो भी आपको मेमोराइज हो जाएगा, इतना टफ नहीं है, और मैं बार बार आपको बता दे रहा हूँ कि कभी कभी ये इसका भी एग्जांपल आपको पूछा गया है, किसका, कि आप पैथेलिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोजन पैथेलेट कि एक किस टाइप का बफर सोल्यूशन देता है, तो दैट इज द एसिडिक बफर, ठीक है, एसिडिक बफर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एसिड है, एसिडिक, यहाँ पे बेस होता तो बेसिक बफर, एसिड है एसिडिक बफर। बोरेक्स है टेट्राबोरिक एसिड, एसिडिक बफर, एसिटिक एसिड एसिडिक बफर, हाइपोफास्फोरस एसिड या इसको आर्थोफास्फोरिक एसिड बोला जाता है, AB, तो सारे में एक एक एसिड है, दैट इज एसिडिक बफर। अब हमारे पास आते हैं इसी तरीके से और सारे एग्जांपल हैं, दैट एग्जांपल आर नॉट दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंट, सारे ग्लिसरीन का HCl के साथ, ये सब आपको याद करेंगे, सोडियम है नो H2CO3 वीक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये है साल्ट,
है ना, साल्ट ऑफ दैट एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। इसी तरीके से ये है, इसी तरीके से। तो चलो आप एग्जाम्पल को धीरे धीरे मेमोराइज करना। अब हमारे पास देखो एक क्वेश्चन है, एक और पॉइंट है, द पीएच वैल्यू ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज मेंटेन्ड बिटवीन 1.6 टू 1.7 ड्यू टू बफर सिस्टम। ये एक बार आपका क्वेश्चन कहीं हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे तो आया था, पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ये कहीं ना कहीं आया था। तो यहाँ पे आप देखो कि पीएच जो है गैस्ट्रिक जूस का कितना मेंटेन किया जाता है, 1.6 से 1.7, इससे ज्यादा कम या ज्यादा अधिक नहीं होता है ना। पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस कितना होता है, 1.6 टू 1.7, मतलब इससे चेंज नहीं होगा, तो दैट इज वो क्या हो जाएगा, बफर सॉल्यूशन। द पीएच वैल्यू ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज मेंटेन बिटवीन 1.6 टू 1.7 ड्यू टू क्या हो जाएगा, बफर सिस्टम। बात समझ में आ गई, यस या नो? हाँ, अब ये वाला देखो फार्मूला, ये सब याद हो जाएगा स्टूडेंट। देखो कोई भी चीज ना आपको बहुत टफ लग सकती है, हम ये नहीं बोलते हैं कि सारा इजी होगा, लेकिन जब बार बार आप उसके ऊपर क्वेश्चन करोगे तो वो इजी हो जाएगा। अब मान लो द पीएच ऑफ एसिडिक बफर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द इक्वेशन। क्या बोला जा रहा है कि जो हमारे पास पीएच है एसिडिक बफर का, ये इस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाता है। अब ये नारायणा बुक में थोड़ा सा कम दिया है, इसको बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन, हेंडरसन्स इक्वेशन। तो ये हेंडरसन इक्वेशन की वजह से किसी भी हम का एसिडिक बफर या बेसिक बफर का पीएच निकाल सकते हैं। तो अब क्या है, पीएच इक्वल टू पी के ए। पी के ए एक बार हमने बताया था क्या होता है, माइनस लॉग क्या था, बोलो तो। पी के ए इक्वल टू माइनस लॉग क्या, के ए। थैंक यू सो मच जिसने भी आंसर दिया, पी के ए इक्वल टू माइनस लॉग के ए। तो पी के ए अपना दिया रहेगा, पीएच पूछेगा, और ये क्या है, साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, कैसा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, क्या है, साल्ट का, डिवाइडेड बाय क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन किसका है, एसिड का। तो अब ये हो गया। अब इसी तरीके से अगर आप मान लो कि साल्ट और एसिड को ना लो, तो आप कंजुगेट बेस अपॉन एसिड भी कर सकते हैं, क्योंकि एसिड को हाइड्रोलाइज करोगे, एसिड को हाइड्रोलाइज करोगे तो वो अपना कंजुगेट बेस देगा। तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हो कि पीएच इक्वल टू, अगर साल्ट का नहीं दिया है तो कंजुगेट बेस का देगा, ठीक है। तो पीएच इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग साल्ट अपॉन एसिड। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं करता हूं, देखो कहां पे कर सकता हूं, ये देखो क्या दिया है यहाँ पे, अ सॉल्यूशन इज 1 मोलर इन CH3COONA। अब मान लो ये क्या है, साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन दिया है कितना, 1 मोलर, ठीक है, साल्ट कितना है, 1 मोलर, एंड 0.1 मोलर क्या है, एसिटिक एसिड, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.1 मोलर। सो पी के दिया है 4.8, व्हाट इज पीएच, तो पीएच इक्वल टू पी के ए लॉग साल्ट अपॉन एसिड। तो पीएच आपका पी के ए कितना, 4.8 मैंने रखा, लॉग साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन देखो कितना है, 1 मोलर, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 0.1। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे कि 4.8 इंटू लॉग क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो 10, है नो, 1 इंटू 10 अपॉन 0.1 इंटू 10, 10 से मल्टीप्लाई किया है, डेसिमल खत्म हो जाएगा, तो 4.8 इंटू लॉग 10 आएगा, लॉग 10 की वैल्यू 1, तो 4.8 प्लस 1, यहाँ पे प्लस है, सॉरी ये प्लस है, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा 5.8। देखो तो समझ में आ रहा है आपको ये वाला प्रॉब्लम, फिर से समझाऊं? अंडरस्टूड। हाँ, तो इजी इजी प्रॉब्लम है, इसके बाद एक्सरसाइज भी करेंगे, मैं काफी लंबा लेक्चर सोचा हूँ। देखो हाँ, फिर से समझ लो आप। देखो ये बताओ साल्ट है कि एसिड है, बताओ तो। ठीक, साल्ट है, ठीक, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कितना है, देखो तो साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1 मोलर। ये देखो ये क्या है, एसिड है क्या, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.1 मोलर। अब हेंडरसन इक्वेशन क्या बोलता है कि पीएच इक्वल टू क्या है, पी के ए एसिड का, एक प्लस क्या है, लॉग क्या है, लॉग किसका कॉन्सेंट्रेशन, साल्ट अपॉन क्या है, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब इसको देखो तो पी के ये वैल्यू यहाँ पे दिखा है 4.8, 4.8 प्लस लॉग लिखा, साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अभी आपने बताया 0.1 और एसिड का 0.1,
तो 1/, क्या हो जाएगा 0.1। डेसिमल को हटाने के लिए ऊपर में 10 का मल्टीप्लाई, नीचे में 10 का मल्टीप्लाई, तो नीचे से एक जीरो से एक डेसिमल खत्म, तो क्या आ जाएगा 4.8 प्लस लॉग क्या आ जाएगा 10। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है बोलो तो? 1 होती है। तो 4.8 लॉग 10 की वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा 5.8। ये वाला आंसर देखो तो समझ में आ रहा है? सर जो आपने कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मूला बनाया था इसका, उसमें भी लॉग लेना पड़ता है? हाँ, इसमें क्या हो जाएगा यही फॉर्मूला, साल्ट अगर नहीं दिया रहेगा तो ये कंजुगेट बेस दिया रहेगा, कंजुगेट बेस अपन क्या है एसिड में चेंज होगा नहीं। क्यों कंजुगेट बेसिस देता है? क्योंकि एसिडिक बफर है तो हाइड्रोलाइज होगा तो बेस ही तो देगा, स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस देगा, तो कंजुगेट बेस से अपन एसिड आ जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे अपन, एक्सरसाइज करेंगे। देखो समझ में आया कि नहीं, बोलो यस या नो। इरेज कर दूं? चलो अब हमारे पास दूसरा आता है, दूसरा टॉपिक देखो क्या है। अब यहां तक हो गया। अब हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है, द पीएच रेंज इन विच एसिड बफर वर्क इफेक्टिवली, कितना रेंज करेगा कि जितना पीके वैल्यू रहेगा उसमें +1 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर पीएच इक्वल टू आप क्या लिख रहे हो एसिड बफर के लिए पीके प्लस लॉग साल्ट अपॉन एसिड लिखा, साल्ट अपॉन क्या लिखा है एसिड। तो अगर ये बफर होगा तो इसका जो पीएच रेंज होगा वो कितना हो जाएगा pKa+1, इससे कम अधिक नहीं हो सकता, बस इतना सा ही बढ़ सकता। इससे ऐसा नहीं हो सकता कि pH इक्वल टू pKa+2 -1 +3, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ये भी हो सकता है कहां पे pH इक्वल टू pKa पॉसिबल है, लेकिन अगर बोले कि pH इक्वल टू -pKa या कुछ और 2-3 जोड़ दे, ये नहीं हो सकता है। तो pH इक्वल टू 2 ही पॉसिबल है कि pH इक्वल टू pKa+1 या pH इक्वल टू pKa। अभी इसको देखते हैं हम लोग। बात समझ में आ रही है? ये वाला पॉइंट बोलो तो हर्ष, ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है कि जो बेसिक एसिडिक बफर जो होगा वो क्या हो जाएगा, किस कंडीशन पे वर्क करेगा pKa+1 पर। इरेज कर दूं? बोलो। यस सर। चलो हमारे पास अब दूसरा पॉइंट आता है, वो आता है बेसिक बफर सॉल्यूशन। अब डियर स्टूडेंट, बेसिक बफर का मतलब कि वहां पे बेस रहेगा, तो क्या बोल रहे हैं, अ मिक्सचर ऑफ वीक बेस। कैसा बेस है? वीक बेस एंड इट साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। किसके साथ इसका साल्ट होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग एसिड इज नोन एज बेसिक बफर सॉल्यूशन। अब हमारे पास मान लो, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं कि मान लो हमारे पास अगर NH4OH लिया, ये बताओ वीक बेस है कि स्ट्रॉन्ग बेस? वीक बेस। वीक बेस है, वेरी गुड। अब इसका अगर हमने साल्ट लिया, तो साल्ट अगर NH4Cl का अगर साल्ट लोगे, NH4OH का साल्ट होना का मतलब ये हुआ कि HCl से रिएक्ट करा दो, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड से साल्ट लेंगे वीक बेस, तो इसका क्या बन जाएगा NH4Cl प्लस क्या बनेगा H2O। तो ये वाला जो साल्ट होगा NH4Cl, इन दोनों का मिक्सचर कैसा होगा, क्या होगा? बफर होगा कि एसिड होगा कि बेस हुआ, क्या होगा? बेसिक बफर। बेसिक बफर होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इट्स साल्ट है, इट्स साल्ट ना, इट्स साल्ट मतलब वीक बेस का साल्ट, इट्स साल्ट विथ किसके साथ है? इस साल्ट विथ किसके साथ है बताओ तो? इस साल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। थैंक यू सो मच, स्ट्रॉन्ग एसिड, इट्स साल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। यहां पे देखो, ये बात समझ में आ रही है? एग्जांपल बफर सॉल्यूशन का, बेसिक बफर सॉल्यूशन का फिर समझाऊं? यस सर, यस अंडरस्टूड। ओके, तो यहां पे देखो, यहां पे आप देखो, फिर से देखो, अ मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज नोन एज बेसिक बफर। तो जैसे आपका 0.0 मोलर छोड़ो, सबका वही रहेगा। तो क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है
और अमोनियम क्लोराइड इसी का साल्ट है, अमोनियम का साल्ट है, लेकिन किसके साथ साल्ट है, ये किसके साथ साल्ट है बताओ तो? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये हो गया। और भी है आपका, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और आपका अमोनियम नाइट्रेट है। अब ये अगर हम पूछे आपसे कि बताओ तो अमोनियम नाइट्रेट है, ये साल्ट है, किसका किसका साल्ट है बताओ तो? वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब वीक बेस। हाँ, वीक बेस एंड क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये सही बता रहे हो। कुछ बच्चे तो डर डर के एकदम स्लो बताते हैं। तो ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा बेसिक बफर सॉल्यूशन का। अब हम दूसरा पॉइंट क्लियर करने जा रहे हैं, सेकंड पॉइंट। तो अगर सेकंड पॉइंट को देखो, द पीएच ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय हेंडरसन इक्वेशन, है ना, यहाँ पे दिया है हेंडरसन इक्वेशन। तो क्या दिया है, पीएच पीओएच इक्वल टू पीकेबी, पीओएच इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग साल्ट अपॉन एसिड। ठीक, तो जब पीओएच अगर आप निकाल लेंगे तो आपका पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 लिख करके पीएच इक्वल टू क्या कर देंगे, 14 माइनस पीओएच। देख लो कि बेसिक बफर सॉल्यूशन है तो उसका पीएच कैसे निकालते हैं, पीओएच इक्वल टू पीकेबी अपन लॉग साल्ट अपन बेस। तो अगर बेस है वो हाइड्रोलाइज होगा तो उसका कंजुगेट क्या बनेगा, बेस का कंजुगेट क्या बनेगा, बेस या एसिड, तो कंजुगेट एसिड हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन या तो आप लिखो साल्ट बट अपॉन बेस, या कंजुगेट एसिड अपॉन बेस लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ रही है, बोलो। यस सर। तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तो मैंने बहुत कुछ लिया है, इसमें पूरा एक्सरसाइज ही कॉपी किया है। चलो अब देखा क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन obtained by mixing 100 ml of each 0.2 molar HCl, so 0.2 molar NH4Cl है आगे, एंड 0.2 मोलर NH4OH, क्या है 0.2 मोलर NH4OH। ठीक, अब इसको मिक्स करोगे आप तो बताओ किस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा, एसिडिक बफर। एसिडिक या बेसिक, बेसिक बफर बनेगा, बेसिक बफर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बेस है। आगे देखो, आगे क्या बोला जाए, पी के बी दिया है 4.2, पी के बी हमारे पास दिया है 4.2। तो डियर स्टूडेंट अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो NH4Cl का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 और इसका बेस का भी कॉन्सेंट्रेशन 0.2। तो अगर हम लोग POH निकालें तो पी के बी प्लस लॉग साल्ट अपन बेस हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला क्लियर है तुम लोगों को हेंडरसन इक्वेशन का, यस या नो, ये वाला फॉर्मूला आपको क्लियर है कि नहीं स्टूडेंट, बोलो यस या नो। यस सर। तो अगर ये वाला फॉर्मूला आपको क्लियर है तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे पीओएच निकाल दो, पीओएच इक्वल टू पी के भी दिया है क्वेश्चन में अपने पास कितना 4.2, तो 4.2 प्लस हमारे पास क्या है लॉग साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन देखो कितना है 0.2 मोलर, और आपका इसका भी कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 0.2, तो हम सीधे 0.2 अपन 0.2 लिख देंगे। तो सेम नंबर के बाद डेसिमल है तो सीधे कटेगा तो वन टाइम में ये कट जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा 4.2 प्लस log 1, log 1 की वैल्यू कोई बताए तो कितना होगा, जीरो। तो डियर स्टूडेंट तो पीओएच अगर इसी क्वेश्चन में देखोगे तो कितना आ जाएगा, पीओएच कितना आएगा 4.2। तो हमारे पास क्या आ गया, पीओएच इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 4.2 प्लस 0 इक्वल टू 4.2। तो पीएच प्लस पीओएच कितना होता है बोलो, पीएच प्लस पीओएच कितना होता है,
14 होता है। तो अगर यहाँ 14 लिखा तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस POH, और 14 माइनस POH की वैल्यू 4.2। तो डियर स्टूडेंट ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9.8। ये हुआ pH। देखो तो हवा लगा, समझा कि नहीं? यस सर, अंडरस्टूड सर। ओके चलो, अच्छा आगे देखो। आगे ये तो हुआ थोड़ा सा यहाँ पे। अब सर हम लोगों ने देख लिया फॉर्मूला सॉल्व करना, अप्लाई करना। आगे क्या बोला, द पीएच रेंज इन विच अ बेसिक बफर वर्क इफेक्टिवली इज pKb+1। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। pH ऑफ बफर सॉल्यूशन इज नॉट इफेक्टेड बाय डाइल्यूशन सिंस रेशियो ऑफ साल्ट अपॉन एसिड और साल्ट अपॉन बेस रिमेन अनचेंज। तो क्या बोला जा रहा है कि अगर डाइल्यूट करोगे तो कोई भी आपका पीएच चेंज नहीं होगा, क्योंकि रेशियो हमारा कांस्टेंट रहता है। साल्ट अपॉन एसिड या साल्ट अपॉन बेस जो होगा बफर सॉल्यूशन का वो कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए क्या बोला जाता है कि डाइल्यूट करने पे कभी भी आपका पीएच चेंज नहीं होता है। आगे देखो ये वाला, अगर हम लोग इसी फार्मूला का पीएच जो बेस का पीएच ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन करें तो हम लोगों ने क्या लिखा था, पीओएच कैलकुलेट किया था। थोड़ा सा समझ लो इसको कि हम लोगों ने, आपको समझ में आ रहा होगा, पीओएच इक्वल टू क्या लिखा था, पीकेबी प्लस साल्ट अपॉन क्या लिखा था, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन साल्ट अपॉन बेस लिखा था। तो अगर हमने पीएच इक्वल टू लिखा तो पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 आपने बताया था। तो पीएच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 14 माइनस पीओएच। तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस पीओएच की वैल्यू तो क्या हो जाएगा माइनस पी के बी, है ना। ये ब्रैकेट में लिखोगे तभी, या तो माइनस क्या हो जाएगा साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन बेस का कॉन्सेंट्रेशन। ये वाला फॉर्मूला देखो तो 14 माइनस पी के बी माइनस लॉग साल्ट अपॉन एसिड। किसी को प्लस माइनस में भी दिक्कत होगा तो पूछ सकता है, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या किया, इसको ब्रैकेट में लिया और ये वाला माइनस साइन था तो सबसे को मल्टीप्लाई किया, तो जहां जहां प्लस था सब माइनस हो गया। तो पी के बी माइनस हो गया, ए भी माइनस हो गया। देखो ये फार्मूला समझ में आ रहा है। अगर वन स्टेप में करना चाहो तो बताओ स्टूडेंट। यस सर। ठीक है, अब एक है आपके पास बफर कैपेसिटी। अब इरेज कर दिया तो अब क्या देखोगे, नहीं रिटर्न वाला लिखे वाला, ये वाला। हाँ सर, उससे भी ऊपर थोड़ा जी, और ऊपर मैं भेज दूंगा स्टूडेंट, इसी को मैं भेज दूंगा आपको। ओके नीचे का दिखाओ, नीचे का दिखाओ। हाँ चलिए, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बफर कैपेसिटी और खूब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक ना। बहुत सारे बुकों में दिया नहीं है, ये नारायणा बुक में दिया है। इसको थोड़ा सा इसको समझिए क्या होता है बफर कैपेसिटी। तो क्या बोला है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस दैट मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन, टू चेंज इट्स पीएच वैल्यू बाय 1 यूनिट इज नोन एज बफर कैपेसिटी। ठीक, फिर से मैं समझा रहा हूं कि अगर हमारे पास पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, अगर हमारे पास बफर सॉल्यूशन कितना है, कितना है 4, तो हमको बोला जा रहा है कि नो मोल्स ऑफ नंबर, नो क्या बोला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड। तो क्या है, मोल्स ऑफ एसिड, अगर बेस एसिड और बेस मिलाएं कितना मोल्स, तो उससे कितना पीएच चेंज हो जाए 1 यूनिट। फिर से समझ लो इसको अच्छे से, हम बताते रहे हैं कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस दैट मस्ट बी एडेड, जितना ये मोल्स एडेड किया जाए, किस लिए, टू 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये पीएच बफर सॉल्यूशन 1 लीटर होना चाहिए, टू 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन टू चेंज द पीएच बाय
1 यूनिट। तो अगर 4 है तो वो कितना होना चाहिए, 5। मतलब अगर पी के ए, अगर एसिड की बात कर रहे हैं तो पी के ए प्लस में कितना लिखूं बोलो तो? 1। हाँ, तो इतना ही चेंज होगा। तो इसी को बोला जाता है बफर कैपेसिटी। अब डियर स्टूडेंट, आपको एक चीज पूछा जाता है, ठीक है, कि आगे आगे देखिए, बफर कैपेसिटी ये फाई दिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड टू 1 लीटर सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच। कितना पीएच चेंज होगा, 1 यूनिट। जितना भी रहेगा, अगर मान लो 5 है तो 6 हो जाएगा, 4 है तो 5 हो जाएगा। तो ये होगा, दैट इज बफर कैपेसिटी। अब जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ये कॉम्पिटिटिवली पूछा गया है पॉइंट। द बफर कैपेसिटी ऑफ एन एसिड बफर इज मैक्सिमम इफ इट्स पीएच वैल्यू इज इक्वल टू पीकेए। तो अगर पीएच वैल्यू किसके बराबर हो जाए, पीकेए, तो आपका वो क्या है, कैपेसिटी, उसकी बफर कैपेसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। फिर से पढ़ो इसको, द बफर कैपेसिटी ऑफ एन एसिड बफर इज मैक्सिमम। कब मैक्सिमम हो रही है, जब पीकेए, जो भी पीकेए है, पीएच से बराबर आ रहा है। अब पीकेए पीएच के बराबर कब आएगा, पीकेए पीएच के बराबर कब आएगा, जब साल्ट और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगा। अब इसको करके दिखाते हैं, ये वाला देखो। तो पीएच इक्वल टू क्या होता है, पीकेए प्लस क्या हो जाएगा, लॉग साल्ट अपॉन एसिड। तो साल्ट का भी सेम, एसिड का सेम, 1/1। तो 1/1 का मतलब क्या है, 1 आएगा, तो लॉग 0। तो पीएच इक्वल टू कितना आएगा बताओ तो? पीएच इक्वल टू यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, पीके, क्योंकि ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो कब बोल रहा है कि मैक्सिमम होगा, जब पीएच इक्वल टू पीके होगा। अब पीएच इक्वल टू पीके के कब होगा, जब साल्ट और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में आ गई, बोलो। इसके ऊपर हम क्वेश्चन कराएंगे, पहले तो समझ लो एक एक लाइन। दूसरा पॉइंट देखो क्या बोला जा रहा है कि द बफर कैपेसिटी या बेसिक बफर इज मैक्सिमम इफ इट्स पीओएच वैल्यू इज इक्वल टू पीकेबी। तो अगर हमारे पास पीओएच क्या होना चाहिए, पीकेबी के बराबर है, तो इसकी बफर कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी। मतलब सबसे ज्यादा बफर सोल्यूशन बनाएगा, अच्छा बफर सोल्यूशन है ना, बेसिक बफर बनाएगा, लेकिन सबसे अच्छा क्वालिटी वाइज बेस्ट बफर होगा। अब कब ये पीओएच इक्वल टू पीकेबी होगा, जब साल्ट और बेस का कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगा। इसके ऊपर हम कल एक्सरसाइज करेंगे, कल हम पढ़ाएंगे नहीं, एक्सरसाइज ही कराएंगे। अब लिखो, एप्लीकेशन देखो कहां कहां पे अप्लाई हो रहा है। तो बफर सॉल्यूशन आर यूज इन केमिकल एनालिसिस, इंडस्ट्रियल सिंथेटिक प्रोसेस एंड एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो जितने भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है हमारे शरीर के अंदर, वो क्या है, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पीएच पे काम करते हैं। तो अगर मान लो हमारे शरीर का पीएच बार बार चेंज होता रहेगा तो कभी भी एंजाइम काम नहीं करेगा। तो उसके लिए एकदम फिक्स्ड आपका अब रेंज ऑफ द पीएच चाहिए, तभी आपका क्या हो जाएगा, वहां पे एंजाइम का एक्टिविटीज होगा। तो दैट इज व्हाट द पहला चीज हो गया कि एंजाइम का काम करने के लिए, एंजाइम को काम करने के लिए पीएच का सही होना, बफर होना जरूरी है। बफर सॉल्यूशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द बायोकेमिकल रिएक्शन। जो भी हमारे शरीर में बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, वहां पे आपका बफर का ज्यादा रोल है। आगे क्या है, बफर सॉल्यूशन आर यूज इन द वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस। तो हार्ड वाटर जो होता है उसको अगर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वहां पे भी हम लोग बफर सॉल्यूशन भी यूज करते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि द पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन मे बी ग्रेटर देन 7। तो जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन होगा, देखो जनरली जो एसिड होते हैं उनके पीएच हमेशा 7 से कम होते हैं, लेकिन अगर वो बोला जा रहा है कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन हो, द पीएच ऑफ एसिडिक बफर मे बी ग्रेटर देन 7, 7 से ज्यादा भी हो सकता है। आगे देखिए क्या बोला है, द पीएच ऑफ द ब्लड इज मेंटेन्ड एट 7.4। ब्लड का पीएच जो है 7.4 मेनली बाय द कार्बोनेट आयन, बाय कार्बोनेट आयन और कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो ब्लड का पीएच हमेशा मेंटेन रहता है 7.4। दैट इज व्हाई ब्लड को क्या बोला जाता है हम लोग, अनीसा लेफ्ट, दैट इज हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन। इन इंडस्ट्री बफर सॉल्यूशन आर यूज्ड इन एल्कोहल फॉर्मेशन या अल्कोहलिक फॉर्मेशन। पीएच कितना है, 5 से 6.5 के बीच में,
टैनिंग इंडस्ट्री ऑफ लेदर, टैनिंग ऑफ लेदर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मैन्युफैक्चर्स ऑफ शुगर एंड पेपर मैन्युफैक्चरिंग। जो आप लोग जाकर के चंद्रपुर का जो पेपर मिल है वहां जाके देख लेना, वहां तुम लोगों को पता चलेगा कि जो पेपर इंडस्ट्री में है पीएच वहां पे भी मेंटेन्ड रखा जाता है। मेंटेन रखा जाता है मतलब पीएच क्या, कौन सा पीएच लिया जाता है, बफर सॉल्यूशन। आगे क्या बोला जाता है कि एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसिटेट इज यूज इन द रिमूवल ऑफ फॉस्फेट रेडिकल ड्यूरिंग द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ मिक्सचर। तो आपका फॉस्फेट को अगर हम लोग किसी मिक्सचर में अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो वहां पे हम लोग क्या है, एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट का मिक्सचर यूज करते हैं कि उसका क्वालिटेटिव फॉस्फेट है कि नहीं। लास्ट में एक और है पॉइंट कि NH4Cl और NH4OH इज यूज फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ थर्ड ग्रुप क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है, थर्ड ग्रुप में जो भी बेरियम 2+ आयन होते हैं उसके लिए आपका ग्रुप रिएजेंट जो होता है आपका अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो अगर हम प्रैक्टिकल आप लोगों का करवाएंगे, हालांकि देखते हैं कौन करवाता है, तो ये चीज हम करवाएंगे। ये वाला है, ये वाला भी है, ये 11th और 12th में दोनों है। 11th में भी है ये वाला और 12th में भी दोनों ये वाला है। आगे देखो, अब हमारे पास है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो अब एक क्वेश्चन करा के छोड़ देते हैं। क्वेश्चन मैंने हालांकि बहुत सारे लिए हैं, या तो रहने दो, क्वेश्चन को कल करते हैं, है ना। अभी आप लोग क्या करना, आज थोड़ा सा इसको बफर सॉल्यूशन पे थोड़ा सा स्टडी करना आप लोग कुछ और बुक से लेकर के, और जब आपको बफर सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा तो कल मॉर्निंग हम लोग क्या करेंगे, 1 घंटे एक्सरसाइज करेंगे। इज इट ओके स्टूडेंट? सर ये वाली पीडीएफ शेयर कर दो। हाँ, शेयर कर दूंगा, इमीडिएटली शेयर कर दूंगा। ओके स्टूडेंट, इज इट ओके टू यू? ओके सर। ओके, बाय स्टूडेंट। थैंक यू सर।